साथियों, पार्क में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस विषय पे बात करने वाले हैं साथियों, क्योंकि जो भारत में संवैधानिक रूप से जिन वर्गों को आइडेंटिफाई किया गया, उन वर्गों का डिटेल जानना बहुत जरूरी है। साथियों, जो संवैधानिक रूप से भारत में वर्गीय आइडेंटिफिकेशन किया गया, उसमें सबसे पहला जो वर्ग है जिसको हम लोग जनरल क्लास कहते हैं, इनकी पॉपुलेशन 15% के आसपास है। ये जो पॉपुलेशन का डिटेलिंग है, ये 1931 में अंतिम बार अंग्रेजों की सरकार में जनगणना के साथ जातीय जनगणना हुआ। आज दुर्भाग्य ही है कि आज़ादी भी मिली, अपने देश का लोकतंत्र भी लागू हुआ। इस सब के लागू होने के बावजूद भी आज तक जातीय जनगणना इस लोकतंत्र में नहीं हो पाया। कारण क्या है कि जो वर्ग कम जनसंख्या का है और शासक वर्ग बन के बैठा हुआ है, उसे यह सता रहा है कि अगर जनसंख्या पुनः जो है क्लियर हो गई तो उतने जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व के डिमांड शुरू हो सकती है, शुरू हो जाएगी। जनरल क्लास। दूसरा जो है अदर बैकवर्ड क्लास। अदर बैकवर्ड क्लास। जनरल मने सामान्य, क्लास मने वर्ग। ये सामान्य वर्ग है, सवर्ण वर्ग नहीं है, सामान्य वर्ग है। समझना इस बात को। सवर्ण वर्ग कॉन्स्टिट्यूशन के शब्द से बाहर है। तीसरा जो वर्ग है, ये दूसरा जो अदर बैकवर्ड क्लास है, इसको ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसका पॉपुलेशन 1931 के आधार पे 52% से आज 60% तक हो गया है। ये जनगणना कराना, जातीय जनगणना कराना या वर्गीय जनगणना कराना, हम तो कहते हैं कम से कम वर्गीय जनगणना ही हो जाए तो बहुत सारे योजनाओं को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, क्रियान्वित किया जा सकता है। साथियों, इसलिए बहुत जरूरी है इस वर्गों का जनगणना और प्लस साथ में वर्गीय जनगणना या जाति जनगणना करना, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। क्योंकि प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है। कभी वीडियो इस पे हम लोग बनाएंगे कि प्रतिनिधित्व और रिजर्वेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन। आरक्षण और प्रतिनिधित्व के बीच में कितना फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। इस पे हम लोग पूरे हिस्ट्री के साथ इस पे हम लोग अपना दृष्टांत रखेंगे साथियों। इसलिए पहले हम लोग इसको आज जानते हैं। अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग 52 से 60% है। तीसरा जो वर्ग है एससी, इनकी पॉपुलेशन 15% है। इनको कहते हैं शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। अब यहां पे ये वर्ग नहीं है, जाति है, समझिएगा बात को। ये शेड्यूल क्लास, ये शेड्यूल क्लास। चौथा जो है वो एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। इनका जो पॉपुलेशन है 7.5% है। ये 1931 के आधार पे। बचा जो है वो माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, जिसमें जैन, सिख, ईसाई, मुसलमान आदि आदि लोग आते हैं। ये पॉपुलेशन आज लगभग 15% के आसपास है।
साथियों, इतना बड़ा पॉपुलेशन में 50% जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो सारे वर्गों की महिलाओं की है। बहुत खास बात समझिएगा। ये तो जो अदर बैकवर्ड क्लास है, ये पुरुष और महिलाओं का डाटा है। ये एससी के पुरुष और महिलाओं का डाटा है। ये जनरल के पुरुष और महिलाओं का डाटा है। लेकिन ये जो डाटा है, आपको समझना होगा कि इस डाटा में आधी आबादी सभी वर्ग की महिलाओं की है। अतः लोकतंत्र में अगर प्रतिनिधित्व करना है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में किसका होता है? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोकतंत्र के 4 पिलर्स है। पहला जो पिलर्स है लोकतंत्र में, वो विधायिका है। विधायिका में लगभग आपको जान के हैरानी होगी कि हर साल 545 सांसद निम्न सदन और उच्च सदन, लोकसभा और राज्यसभा से मिलाकर के 545 और प्लस 231, यानी कुल लगभग 800 के आसपास सांसद बनते हैं। साथियों, अगर 800 सांसद तैयार होते हैं तो उसमें अगर आधी आबादी महिलाओं की है तो 400 सांसद महिलाओं के होने चाहिए, वो भी सारे वर्ग की महिलाओं की। खास बात समझ लेना, ये बिल जो महिला बिल 33% का आने वाला था, वो महिला बिल इसलिए रोक दिया गया, इसलिए रुका कि विवाद हो गया। कुछ जो शासक वर्ग के लोग थे वो चाहते थे कि पूरी आधी जो 50% है ये केवल महिला के नाम पे दिया जाए, जबकि अन्य कुछ और रिवोल्यूशनरी लोग थे, वो ये कह रहे थे, या हम लोग इस बात को चाह रहे थे, करना चाह रहे थे कि नहीं, अदर बैकवर्ड क्लास का पॉपुलेशन 52 है तो 26% प्रतिनिधित्व बैकवर्ड क्लास की महिलाओं को मिले। एससी का अगर पॉपुलेशन 15% है अनुसूचित जाति की, तो अनुसूचित जाति की लगभग 7.5% महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले। एसटी की अगर पॉपुलेशन 7.5% है तो लगभग एससी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की महिलाओं को लगभग 3.5% की प्रतिनिधित्व मिले, और माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है, इन महिलाओं को 7.5% के आसपास इनको रिप्रेजेंटेशन मिले। तो किसमें रिप्रेजेंटेशन? सबसे पहला जो रिप्रेजेंटेशन मिले वो विधायिका में। लगभग 800 सांसद तैयार होते हर 5 साल पे। इसमें से अगर देखा जाए साथियों तो केवल ओबीसी ही वर्ग अकेले सरकार बना सकता है। ये इतना बड़ा मामला है, सारा मामला इस देश का के ओबीसी के ऊपर रुका हुआ है। साथियों, ये ओबीसी जागृत नहीं है, जो 52 से 60% की पॉपुलेशन हो चुका है। अकेले सरकार बनाने की अगर रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत लोकतंत्र में लागू कर दिया जाए तो केवल ओबीसी अकेले सरकार बना सकता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट करना चाहते, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई आप रिफॉर्म करना चाहते या परिवर्तन करना चाहते, चेंज करना चाहते, तो 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, यानी 600 सांसद, जिसके साथ 600 सांसद न कहिए, लोकसभा में अलग पास होना है, राज्यसभा में अलग पास होना है, दोनों सदनों में पास होता है, तो उसमें 2/3 की मेजोरिटी जिसकी होगी वो संविधान के किसी भी धारा में, मूल धारा को छोड़ के संविधान की जो उद्देश्य है उसको छोड़ करके अन्य धाराओं में कुछ संशोधन करके जोड़े जा सकते, संशोधन किया जा सकता है। साथियों, तो ये जो विधायिका है, विधायिका के बाद लगभग विधायिका में ये तो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, सांसद जो बनते हैं, लेकिन जो विधायक बनते हैं पूरे देश में, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो राज्यों के गवर्नमेंट बनते हैं, चाहे केंद्र शासित प्रदेश के गवर्नमेंट बनते हैं, उसके विधायक जो बनते हैं साथियों, इनकी संख्या लगभग इस देश में 4000 के आसपास है। लगभग 4000 के आसपास है साथियों। इस 4000 में महिलाओं का लगभग 2000 विधायक हर 5 साल पे होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि कहीं इक्का दुक्का
महिलाएं जो है वो पहुंच पाती है, जो पहुंच पाती है वो बोल तक नहीं पाती। वो आज तक मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि कभी जो महिलाएं जो ऊंचे पदों पे गई, चाहे आईपीएस बनी, चाहे आईएएस बनी, चाहे विधायक बनी, चाहे सांसद बनी, उन महिलाओं ने कभी जो उनकी मौलिक समस्या है उस समस्या पे कोई भी उनका विचार या सोच या रिवोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। ये बहुत खतरनाक बात है। जो ऊंचे पदों पे जो पढ़ी लिखी प्रोफेसर्स है, डॉक्टर्स और इंजीनियर बन गई, वो महिलाएं भी जिनको महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था इस देश में, बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के कारण हिंदू कोड बिल आया। उसके बाद हिंदू कोड बिल के बाद महिलाओं को भारत में बहुत सारे अधिकार मिले। साथियों, जो महिलाएं नहीं कुछ जानती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कारण उन्हें आज क्या मिल गया, वो महिलाएं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई बात नहीं करती। वो महिलाएं अपने मौलिक अधिकारों के बारे में बात नहीं करती। वो बात क्या करती है, काल्पनिक जो शासक वर्ग द्वारा जो बनाया हुआ, जो षड्यंत्र किया हुआ जो समस्या है, जो 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 दंगे फसाद है, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान है, जो हिंदू मुसलमान है, जो धार्मिक कट्टरवाद है, जो धार्मिक उन्माद है, इस चीजों को समाज में स्थापित कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं, जो अधिकार वंचित लोग हैं, वो अपने अधिकार को ना मांगे। साथियों, विधायिका का ये पोजीशन है। और दूसरा जो लोकतंत्र का पिलर है वो कार्यपालिका है। कार्यपालिका मीन्स सरकार। जो पार्टी, संगठन या समुदाय 272 लोकसभा के सांसदों का समर्थन प्राप्त कर लेता है। ये संख्या कितनी है? 545। ये संख्या जो प्राप्त कर लेता है वो कार्यपालिका मीन्स अर्थात सरकार बना लेता है। तो आप बताइए, लगभग 50% से एक सांसद अधिक, मगर पूरे देश की महिलाएं जुट जाए, अगर वो अपने मुद्दे पे आ जाए कि हमारी ये अधिकार है, हमारे ये अधिकार मिलने चाहिए, अगर ये पूरे महिलाओं का जनमत एक हो जाए तो सरकार महिलाओं की बन सकती है। अगर पूरे ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, अगर इनका जनमत एक हो जाए, जनमत एक तभी होगी जब जानकारी, सत्य आधारित जानकारी समाज में स्थापित होगी, तभी ओबीसी के लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं। अगर एक साथ खड़े हो गए, अपनी समस्याओं को लेकर खड़े हो गए, अपनी मौलिक समस्या के समाधान के लिए खड़े हो गए, तो आप बताओ कि सेंट्रल में सरकार किसकी होनी चाहिए? अदर बैकवर्ड क्लास, जिनकी पॉपुलेशन 52 से 60% आज है। अभी जातीय जनगणना हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। साथियों, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये डेटा, ये हर जगह, हर बड़े लीडर, चाहे ओबीसी के हो, चाहे एसटी एससी के हो, उनके पास ये जानकारी पहुंच चुकी है। ये जानकारी पहुंचने के बाद भी समाज और राष्ट्र के लिए इनका कोई भी सात्विक कंट्रीब्यूशन, नैतिक कंट्रीब्यूशन, न्यायप्रिय कंट्रीब्यूशन, देश की प्रगति के लिए कोई कंट्रीब्यूशन इनका नहीं हो पा रहा है। ये जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के जो नेता है। तीसरा के बाद, तीसरा कार्यपालिका बाद न्यायपालिका। साथियों, न्यायपालिका में कलोजियम सिस्टम लागू है, जिसके कारण शासक वर्ग के एक ही जाति से लोग, एक ही वर्ण के लोग उधर न्यायपालिका में पहुंच रहे हैं। और उसके साथ एक बहुत खतरनाक बात है कि जो शासक वर्ग के, जो वर्ण के एक वर्ण से लोग पहुंच रहे, कभी वर्ण व्यवस्था पे भी हम लोग बात करेंगे, वो सबकी सोच एक है। जो 90% से 95%, 90 से 95% जज है, जो कॉलेजियम सिस्टम से हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आ रहे, उन सारे जजों का जो सोच है
वो सोच अधिकार वंचित लोगों के खिलाफ है। ये सोच अदर बैकवर्ड क्लास के अधिकारों के खिलाफ है। ये सोच एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के खिलाफ है। ये सोच महिलाओं के अधिकार के खिलाफ है। मैंने एक वीडियो में एक दिन कहा भी था कि खाकी पिक्चर थी, उस खाकी पिक्चर में राजकुमार संतोषी साहब उसके डायरेक्टर थे, और उन्होंने कहा, जो उनके नायक थे, जो उनके फिल्म के नायक थे अमिताभ बच्चन साहब, पुलिस के रोल में उन्होंने कहा कि पुलिस चाह दे तो मंदिर और मस्जिद के दरवाजे की चप्पल चुराना तो दूर की बात, एक बच्चे का कोई खिलौना नहीं ले सकता। ये सच है। और बहुत सारे अफसरों ने, बहुत सारे जजों ने भी, ऐसा नहीं कि न्यायपालिका में कोई अच्छे जज भी नहीं है, आए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन 90% जो लोग हैं उनका एक ही सोच है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस न्यायपालिका में 90% जज जो कॉलेजियम सिस्टम से जा रहे हैं, इन 90% जजों का सोच कैसे इनके खिलाफ हो गया। ये कि ये इसी देश के लोग हैं, इसी देश के अधिकार वंचित लोग, इनका कैसे इनका सोच इनके खिलाफ चला गया। तभी तो महिलाओं के ऊपर रेप नहीं रुक रहा है, महिलाओं के ऊपर एक्सटॉर्शन नहीं रुक रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं रुक रहा है, वायलेंस नहीं रुक रहा है। क्यों नहीं रुक रहा है? ये तभी रुकेगा साथियों जब महिलाएं ये विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में और चौथा मीडिया में 50% आबादी के साथ, ओबीसी एसटी एससी के महिलाओं के आबादी के साथ जब तक शामिल नहीं होंगे साथियों, तब तक इनके किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए साथियों बहुत जरूरी है प्रतिनिधित्व को समझना। आप समझो, एक व्यक्ति एजुकेट होकर के अगर सत्ता की टेक्नोलॉजी को, सत्ता की व्यवस्था को समझ जाए तो व्यक्ति भारत की व्यवस्था को, इस भारत के अंतिम व्यक्ति के पक्ष में, भारत के बहुसंख्यक वर्ग के पक्ष में खड़ा कर सकता है साथियों। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस कैडर को आप समझें, और बहुत जरूरी है कि आप अपने लोगों तक, जो भी गांव-गांव, जो भी शहर-शहर, जो अपने लोग हैं, उन लोगों को इस विचारधारा से, इस जानकारी से अवगत कराए, क्योंकि जानकारी से जागृति आती है, जागृति से आदमी समझदार बनता है, समझदार होता है तो निर्णय लेने की ताकत आती है, और जो लोग निर्णय लेते हैं वही नेतृत्व करते हैं, और जो नेतृत्व करते हैं वही लोग सुखमय जीवन यापन करते हैं। उन्हीं के समस्याओं का समाधान होता है। जो लोग नेतृत्व करते हैं उन्हीं के समस्याओं का समाधान होता है साथियों। और नेतृत्व जानकारी देकर के समाज में पैदा की जा सकती है। नेतृत्व लोगों को प्रशिक्षित करके, पॉलिटिक्स पे प्रशिक्षित करके लोगों को, जो अंतिम व्यक्ति है उनको, जैसा कि पूर्व में बाबा अम्बेडकर, कांशीराम साहब ने एक ऐसे वर्ग को जानकारी देके नेतृत्व खड़ा किया जिस वर्ग का छुआ हुआ पानी इस देश का आदमी नहीं पिया, छुआ हुआ पानी नहीं स्वीकार करता था। ऐसे समाज को खड़ा कर दिया इसके बल पे जानकारी देकर के। जानकारी, सही जानकारी दिया लोगों के अंदर। जब सही जानकारी जाएगी तो जो शासक वर्ग घालमेल कर रहा है, जो शासक वर्ग बन के बैठ के हमारे मूल समस्याओं के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, मूल समस्याएं जो हमारी है उसको, हमारी समस्याएं खत्म ना हो, उसके खत्म करने के खिलाफ, खत्म ना हो उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। और षड्यंत्र करके हमें जो, जिस समस्या का कोई लेना देना नहीं है, जिसको चुटकी बजा के सरकार, अगर राजकुमार संतोषी साहब इस बात को कह रहे हैं कि पुलिस चाह दे तो एक बच्चे का खिलौना नहीं कोई छू सकता, साथियों पाकिस्तान की औकात नहीं है कि हमारे बॉर्डर पे किसी सैनिक का कोई बाल तक बाका कर सके, बाल तक छू सके। साथियों इतनी बड़ी मिलिट्री वाला देश, इतनी ज्यादा, हम लोग बात करेंगे कितनी फोर्सेज है, कितनी पुलिस के हमारे जवान हैं, कितने सिंसियर ऑफिसर है, कितने हमारे देश में आईएएस और पीसीएस, इस पे हम लोग एक डेटा के साथ बात करेंगे साथियों, ताकि ये सही जानकारी अब तक जाए। इतने लोगों के
लाखों लाख लोगों के रहने के बावजूद भी हमारी किसी भी समस्या का समाधान, एक छोटी सी समस्या जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, जिसको पुलिस आज चाह दे तो हर नागरिक को मुहैया हो सकता है, लेकिन डिजाइनिंग ऐसी है उसकी कि वो एक जगह से कंट्रोल हो रहा है, केवल और केवल एक पार्टी, जिस पार्टी की सरकार बनती है उससे कंट्रोल हो रहा है। इसी कंट्रोल पे हमने एक दिन कहा था कि सिविलियन कंट्रोल पुलिस पे होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज जो पुलिस का डिजाइनिंग किए वो अपने तरीके से किए कि केवल हम ही पुलिस के बड़े अधिकारी होंगे और हम किसी की समस्या को सुधरने के लिए या खत्म करने के लिए नहीं डिजाइनिंग कर रहे हैं, हम शासन करने के लिए पुलिस की डिजाइनिंग कर रहे हैं। इससे साथियों, पुलिस का काम इस देश में या ब्यूरोक्रेसी का काम इस देश में या सरकार का काम इस देश में सिर्फ शासन करना नहीं है, शासन करना तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ नहीं शासन करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सुशासन पैदा करना है साथियों, बल्कि स्वशासन पैदा करना है साथियों। किसका स्वशासन? जो बहुसंख्यक वर्ग है, जब तक इस वर्ग का स्वशासन, एक तो जो सरकार बने वो सुशासन पे काम करे, और स्वशासन, स्वशासन क्या है? जो वंचित वर्ग के लोग हैं इनके हाथ में भी शासन का नियंत्रण होना चाहिए। इसलिए साथियों, बहुत जरूरी है कि ये जानकारी अब तक जाए। जो मीडिया है, मीडिया 10-5 घरानों का बंधक बन के रह गया है, और ये तो संपूर्ण रूप से जो भी सरकार बने, जिसकी भी सरकार बने, सरकार को आईना दिखाना, सच का आईना दिखाना मीडिया का काम है। आज आप जान सकते हैं कि ये मीडिया जो है पूरी तरीके से दलाली का काम कर रही है। ये मीडिया जो है पूरी तरीके से, जो कुछ लोग हैं अच्छे, मीडिया में भी 90% लोग ही दलाली का काम कर रहे हैं, 10% लोग अच्छे हैं जो इस काम को आज उन्हीं की बदौलत मीडिया पे थोड़े बहुत विश्वास आज लोगों का रह गया, जो देखते हैं चैनल। नहीं तो 90% मीडिया के भी लोग जो है वो सरकार की दलाली और चमचागिरी में लगे हुए हैं। ये आपको बहुत बताना नहीं है सोशल साइंस पे, और आप बहुत सारी चीजों को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं साथियों। इसलिए चारों वर्गों में मीडिया एक कमेटी से, मीडिया में एक कमेटी, एक मालिक, एक ओनर हो ना होकर एक कमेटी बन जाए, जिस कमेटी में सारे वर्गों के लोग मेंबर हो और मीडिया पे कंट्रोल हो जाए, तो आपकी 50% समस्या, जो आवाज आपकी मीडिया क्या है, आवाज किसकी? जनता की। और ये क्या कर रही है? ये सरकार के साथ मिलकर जनता की आवाज दबाने का काम कर रही है। दोनों में अंतर समझिए, मीडिया जनता की आवाज, लेकिन मीडिया का रोल आज क्या हो गया है? मीडिया का रोल सरकार के साथ मिलकर, पूंजीपतियों के साथ मिलकर जनता की आवाज दबाना मीडिया का काम रह गया है। इसलिए साथियों, जब तक इसमें रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक इसको कमेटी के स्तर पर नहीं लाया जाएगा, इसकी ओनरशिप का, पावर का सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तब तक मीडिया सुधारने वाली नहीं है साथियों। कंट्रोल बहुत जरूरी है। एक ईमानदार को खोजने से बेहतर है कि बेईमानी के सारे छेद, सारे रास्ते बंद कर दिए जाए। अगर ये काम करने में देश कामयाब हुआ तो साथियों, ना तो भ्रष्टाचार रह जाएगा, ना तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव रह जाएगा, ना तो अस्पृश्यता रह जाएगी, ना तो विषमता रह जाएगी, ना तो बेरोजगारी रह जाएगी। पुनः यह देश सोने की चिड़िया वाला देश बनेगा साथियों। ऐसा आशा और विश्वास है। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोगों ने एक जागृति का कार्यक्रम चलाया है साथियों। पुनः एक बार आपसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम को आम लोगों तक, जो आम लोगों के पास मोबाइल है, जो आम लोगों के पास इस कैडर को, इस सच को पहुंचाइए। इसको आप YouTube पे भारतवासी पार्टी के नाम से अकाउंट है, इस अकाउंट को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये विचार आम लोगों तक, जो फ्री ऑफ कास्ट आपको मुहैया कराया जा रहा है, ये पहुंचाने का काम किया जाए, ताकि हम लोग जो जिम्मेदारी लिए है, जो इस देश के नागरिक है, इसलिए देश को सजाना, देश को ताज बनाना, देश को शक्तिशाली बनाना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है साथियों। इसलिए आइए हम और आप मिलकर के पुनः इस देश को सोने की चिड़िया वाला देश बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारतवासी, जय संविधान।